मोदी जी नमस्कार। सीधी बात आपसे, क्योंकि बात आपके बारे में है और आपके माई बाप के बारे में है। माई बाप का मतलब आरएसएस के बारे में है, जहां से आप आते हैं, जहां से आप ट्रेंड हैं, जहां आपकी परवरिश हुई है, जो आपका सब कुछ है आरएसएस, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। बात मैं क्या करूंगा, पूरी दुनिया और पूरा देश कर रहा है उनके कुकर्मों के बारे में। सवाल तो आपसे है मोदी जी कि आपको यह बात पता चल चुकी होगी और पक्का ही आपको पता होगा। वैसे तो आपके पास पेगासस है, आपको तो सब कुछ पता होगा, किसी को पता हो या ना हो। और मोदी जी कम से कम आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, अंतर्यामी हैं। आपको तो दुनिया जानने से पहले, दुनिया इस आरएसएस के इस कुकर्म को दुनिया जानी, अब जान गई, इसके पहले से आपको पता होना चाहिए था और होगा, मैं समझता हूं। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी, क्या इसके बाद भी आप में नैतिक बल बचा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए? इसके बाद भी आप इस्तीफा नहीं देंगे? इस इतने बड़े कुकर्म के बारे में जानने के बाद भी क्या आप आरएसएस पर बैन नहीं लगाएंगे? इतनी बड़ी घटना होने के बाद, ये आरएसएस का पैटर्न है, ये आरएसएस का डीएनए है, ये हम जानते हैं। ये तब से जानते हैं जब आरएसएस नहीं, जनसंघ हुआ करता था। आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा जनसंघ हुआ करता था, तब से जानते हैं। उसके पहले से तो इतिहास है, दुनिया जानती है, हम भी थोड़ा पढ़े लिखे और जानते हैं उनके देशद्रोह के बारे में, उनकी गद्दारियों के बारे में। लेकिन सवाल आपसे इसलिए है और यह बात इसलिए आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप इस्तीफा इसके बाद भी क्यों नहीं देंगे, इतनी बड़ी घटना के बाद। और क्यों आपसे इस्तीफा मांगा जाए, क्यों ना मांगा जाए, और क्यों आप इस्तीफा देंगे? कारण क्या है? क्योंकि आपने इतने बड़े घिनौने संगठन का प्रचार लाल किले के प्राचीर से आपने किया, प्रशंसा आपने किया। तब यह माना जा रहा था कि ठीक है, आपके पेरेंट संगठन है, आप वहां से आए हुए हैं। और हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो 90% लोग छठी गैंग की दुनिया से ही आए हुए हैं, यानी आरएसएस से ही आए हुए हैं। तो आपने प्रशंसा की, प्रशंसा के काबिल ना होते हुए भी, देश से गद्दारी और देशद्रोह करते हुए भी आपने आरएसएस की प्रशंसा की। लोग चुप रह गए, चलिए कोई बात नहीं। आपने डाक टिकट तक जारी किया 100 साल पूरे होने पर, और डाक टिकट जारी किया, सिक्का जारी किया, प्रशंसा में आपने कसीदे पढ़े। इसके बावजूद भी क्या अब आपकी नैतिकता आपको कचोटती नहीं? क्या आपकी आत्मा अब भी आपको धिक्कारती नहीं? क्या आप अब भी अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के काबिल समझते हैं? क्या अब भी आप इस्तीफा नहीं देंगे? चलिए बात करते हैं आप जिसे जानते हैं। आपको पता ही होगा कि केरला के एक आनंदू अजी करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी की लाइन से है। अब टेक्नोलॉजी की लाइन का आदमी इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि वो आत्महत्या करे किसी साधारण बात पे। उसने आत्महत्या कर ली, और सिर्फ आत्महत्या नहीं की, उसने सुसाइड नोट लिखा इंस्टाग्राम पे सुसाइड नोट लिखा शेड्यूल करके। बाद में वो सामने आया, उसके आत्महत्या करने के बाद। पहले आ जाता तो लोग थे, क्योंकि वो इतना मनोबल उसका टूट चुका था, उसकी आत्मा इतना उसको ही धिक्कार रही थी, वो इतना अंदर से बिखर चुका था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और आत्महत्या कर ली। इस सब के लिए जिम्मेदार आपका अपना बहुचर्चित और क्या कह सकते हैं, बहुप्रसिद्ध आपका अपना माई बाप संगठन आरएसएस इसके लिए जिम्मेदार है। और उसने बाकायदा यह लिखा है कि मैं अकेला इस तरह का आदमी, मैं अकेला पीड़ित नहीं हूं, वहां ऐसा ही होता है और बहुत से लोग हैं जो इस तरह की पीड़ा वहां झेल रहे हैं। मोदी जी, बात समझ में आती है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं अपने बचपन में जो हुआ है, इनके बारे में कहा जाता था, अगर उसको याद करूं, और इस बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं कि आरएसएस को रणडुओं का संगठन कहा जाता था। कोई अपने बच्चों को
इनके शाखा में या इनके पास या इनकी वो जनसंघ जब बना तो इनकी पार्टी में कोई नहीं भेजता था। यहां तक कि जब जनसंघ सामने आया, इनका पॉलिटिकल मुखौटा, उसमें भी कभी कोई युवा या कोई और शामिल नहीं हुआ। गांव के निकम्मे, निठल्ले, रणवे सिर्फ इस पार्टी को ज्वाइन किए, जनसंघ को। और यह रणवों की पार्टी के नाम से ही जाना जाता था। जब पहली बार जनसंघ के नाम से चुनाव लड़ा था, कुछ हासिल नहीं कर पाए ये, क्योंकि किसी को इन पर भरोसा ही नहीं था। जब गांव के जो निकलुआ हुआ करते थे, मतलब जिन पर कोई भरोसा नहीं करता था, जिनको अपने दरवाजे पर बैठने नहीं दिया करता था, जिनके पास अपने बच्चों को नहीं भेजा करता था, वो आरएसएस में शामिल होते थे। और वो आरएसएस और वो जनसंघ में शामिल हुए। तो न आरएसएस के रूप में न जनसंघ के रूप में अगर इनकी पहचान थी तो इसी के लिए थी। कम से कम मैं अगर बात करूं 1970, 75 और इस पीरियड के बाद की, ठीक है। वो एक, मैं बार बार अपने अनुभव को शेयर किया हूं, बार बार इस पर वीडियो बनाया हूं। लेकिन अब इतनी बड़ी घटना सामने आने के बाद सवाल ये उठता है, और इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है। उसने, आनंदू अजी ने बाकायदा ये लिखा है कि ऐसे बहुत से पीड़ित हैं। तो बात समझ में आती है, अब तो पूरी दुनिया जान गई है। और कांग्रेस के पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए इस संगठन पर, इस संगठन के कुकर्मों पर। यह घटना केरला की है, लेकिन यह घटना अकेली नहीं है। पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसी घटना हो चुकी है, और जगह जगह ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं समय समय पर। लोग यही आज भी इसी निगाह से देखते हैं, आरएसएस को देखते आ रहे हैं, जो शरीफ हैं, जो अपने बच्चों को नहीं भेजते किसी भी कीमत पे। यह बच्चा भी, इस बच्चे को भी 4 साल से इसके माता पिता ने आप लोगों पर भरोसा करके संगठन में, शाखा में भेजा, लेकिन उसके साथ इतना घिनौना कृत्य। सर, हम उस शब्द को यूज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। यह समझ में आती है। आप मतलब आरएसएस के ज्यादातर लोग रणवे होते हैं, शादीशुदा नहीं, शादी वगैरह नहीं करते, या पत्नियों से भागे हुए होते हैं, औरतों को करीब नहीं आने देते। संगठन शाखा में औरतें नहीं जाती शायद, और औरतों से दूरी बना करके रखने के बाद जब अपने ही सहयोगी को, सहचर को औरत की तरह उपयोग करेंगे, यह कहां की नैतिकता है? यह कैसा संगठन है? यह कितना बड़ा संगठन है? कितना घृणित संगठन है? कितना शर्मसार करने वाला यह संगठन है? और यह बात उसने बाकायदा यह बात कही, और यह बात छुपाई नहीं जा सकती। यह दुनिया भी जानती है, यह भारत भी जानता है कि आरएसएस का करैक्टर कैसा है। अब सवाल उठता है कि क्या ठीक है, अच्छा है, बुरा है? आपके सामने इसलिए सवाल मैं कर रहा हूं, आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अब तो आपकी नैतिकता नहीं बची है उस कुर्सी पर बैठने के लिए, क्योंकि आपने जिसकी प्रशंसा की वो तो इतना बड़ा घिनौना कुकर्मी निकला, संगठन ही पूरा। वहां ऐसा ही होता है। जो आत्महत्या किया उसने ये बात लिखी है, और सबसे बड़ी बात, आज भी आप और आपका संगठन दबाव डालकर यहां तक कि एफआईआर में आरएसएस का नाम तक नहीं आने देता। फिर कैसे उम्मीद कर ली जाए कि वो जांच होगी, और जांच होने के बाद सारे मामले सामने आएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा? वो तो होना ही नहीं है। अगर आपके ही करैक्टर, आपके ही चरित्र, आपके ही कर्म, आपके ही कामों पर नजर डाली जाए, तो आप तो कभी किसी भी पाप कर्म, कुकर्म या दुष्कर्म पर की जांच ही नहीं होने देते। पहले से ही आप, अगर वो आपके साथ है तो उसको एडवांस में क्लीन चिट मिली हुई होती है, या एडवांस में उसको सारे अधिकार हासिल होते हैं कि उस पर कोई आरोप नहीं लग सकता। निश्चय ही यहां भी इस मामले की जांच तो आप नहीं होने देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या न्यायपूर्ण जांच, इतने बड़े घिनौने कुकर्म, आरएसएस के इतने बड़े घिनौने कुकर्म की जांच न्यायपूर्वक आप होने देंगे? क्या आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी सिर्फ विपक्ष के घरों में बिना कारण जो पहुंचती रही है, उसके अलावा इनका पता ईडी, सीबीआई को नहीं मालूम है? अब जब एफआईआर ही नहीं होने दिया जा रहा है तो जांच कहां से होगी? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। और मूल बात यह है, नरेंद्र मोदी जी, आपसे मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मोदी जी, क्या अब भी आप इस्तीफा नहीं देंगे? नैतिकता आप में बची है उस कुर्सी पर बैठने की, क्योंकि आपने अभी कुछ दिनों पहले नागपुर में भी, और उससे कुछ दिनों पहले लाल किले से भी प्रशंसा कर चुके हैं। क्या यही इनकी सेवा है? क्या यही इनका योगदान है
भारत को आजाद कराने के लिए, खैर जो भारत को आजाद कराने के लिए इन्होंने क्या किया है तो दुनिया जानती है, लेकिन इस तरह का योगदान तो अब सामने आ रहा है समाज को बनाने का, समाज को आचरणपूर्ण बनाने का, या पता नहीं क्या क्या सपने दिखाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। क्या यही होता है, यही सब कुछ सत्य है? और अगर नहीं तो जांच क्यों नहीं हो पा रही है, जांच क्यों नहीं होने देंगे? जांच नहीं होने देंगे ये पता है, फिर भी मैं सवाल कर रहा हूं। सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप हैं तो जांच नहीं होने देंगे, इसीलिए यह कह रहा हूं। चलिए, आज तक आपने जो किया इस देश के साथ, लूटा खसोटा, लूट करके अपने मोडानी भाई को दिया, गुजराती माफियाओं को दिया, देश के साथ अन्याय किया। कहीं आपने बिहार में जाते हैं तो वहां उनको मजदूरों की ट्रेन चला कर देते हैं कि आप मजदूर बनो। गुजरात में जाते हैं तो फैक्ट्री लगवाते हैं, बने वहां के मजदूर बने रहें, वहां फैक्ट्री बनती रहे। आपका गुजरातवाद भी बहुचर्चित है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप जांच होने देंगे? क्या आपकी नैतिकता, आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं, बोलती नहीं, कहती नहीं? आप तो वैसे भी अजन्मा हैं, आप तो वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल हैं। क्या कहीं से आपके कानों में ये आवाज नहीं गूंजती? आपको कोई संदेश नहीं देता? आपको जिन चीजों के लिए भेजा गया था, बुलाया गया था, मतलब जिसकी बात आप करते हैं वो तो आपने नहीं किया, लेकिन क्या अब वो बोलना भी बंद कर दिए? यानी जो आपके परमात्मा हैं, यानी जिनके प्रतिनिधि हैं बनकर आप इस धरती पर आए हैं, क्या उन्होंने अब ये नहीं आपसे पूछा कि इतने शर्मसार होने के बाद भी अब तो इस्तीफा दे दो नरेंद्र मोदी, अब तो जांच करवाओ नरेंद्र मोदी, अब तो आरएसएस पर बैन लगाओ नरेंद्र मोदी? क्या आप, पहली बात मेरी मांग, मैं ऐसा चाहता हूं मोदी जी, मैं जानता हूं मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा और मेरे कहने से आप करेंगे भी नहीं, लेकिन कह तो सकता हूं, वो कह रहा हूं, आपके पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा है कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें, क्योंकि ऐसे कुकर्मी संगठन का पक्ष ले चुके हैं, प्रशंसा कर चुके हैं, डाक टिकट जारी कर चुके हैं, सिक्का चलवा चुके हैं और न जाने क्या क्या कर चुके हैं आपको। वैसे तो सब आरएसएस वाले, आप भी तो उसी चड्डी, आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इनके कर्मों और कुकर्मों का, क्योंकि आप तो आरएसएस में बहुत दिनों तक काम किया। आप जैसे लोग जो ये चड्डी गैंग की चड्डी पहनते रहे अंग्रेजों की दी हुई, उनसे यह सवाल बनता है कि उनको भी एक्सपीरियंस होगा इनके बारे में। हम तो दूर से देखकर बताते हैं, सुनकर बताते हैं, या उस जमाने में हम जब बचपन में थे, जब इनके बारे में लोग जो कहा करते थे वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आपको तो एक्सपीरियंस होगा। तो आप क्या, चलिए ठीक है, हर बात छुपी रहती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब तो दुनिया के सामने यह बात आ चुकी है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आत्महत्या कर लेता है, इंस्टा लिखता है, सुसाइड नोट लिखता है, उसमें लिखता है कि आरएसएस में ऐसा ही होता है, ये यही करते हैं। और मैंने सुना है कि उस लेटर में जो है उसमें यनम करके लिखा है। यनम का मतलब क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, यनम कौन है। उसमें से, आप लोगों में से, आरएसएस में से, किस में से, कहां से, ये आप जानते हैं। चलिए, वो जांच का विषय है, आप जांच करवाइए। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी, पैटर्न वाइज, मतलब अब आपकी नैतिकता को मैं आवाज दे रहा हूं नरेंद्र मोदी जी। मैं बड़े करीब से आपको देखा हूं, सुना हूं, आपने जितने भी वादे किए सब में धोखा दे दिया, कभी कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, हम सवाल करते रहे, पूछते रहे, आपसे इस्तीफा मांगते रहे, मांग ही रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, जब से आपने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित न करके, अंडरग्राउंड करके, विदेशों में ले जा करके अपने मोडानी भाई के लिए को सौंप दिया, तब से। लेकिन कम से कम इसके बाद तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, आप जाइए, इस्तीफा दीजिए, लेकिन उससे पहले कम से कम एक काम तो करके जाइए मोदी जी। इस्तीफा से पहले आरएसएस पर पूरे भारत में बैन लगाइए, पहला काम। दूसरा, बड़ी मर्यादा से, इज्जत से आप इस्तीफा दीजिए। आप मार्गदर्शक मंडल में जाइए, आप गुजरात जाइए, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के काबिल तो आप नहीं रहे अब, क्योंकि मैंने यही कहा कि आपने ऐसे लोगों की प्रशंसा की जिनके बारे में इतने बड़े कुकृत्य और इतने बड़े घृणित कामों के बारे में आया। तो आपकी नैतिकता बनती है कि आप उसे स्वीकार करें कि आपसे गलती हुई, आपने एक घृणित संगठन को, और आपको एक्सपीरियंस भी है, आप वहीं से आते हैं, आप भी आरएसएस रह चुके हैं, आप भी चड्डी पहन चुके हैं, तो आपका इस्तीफा बनता है। लेकिन इस्तीफा देने से पहले आप आरएसएस पर बैन लगाइए पूरे भारत में, देश को भी बचाना है। चलिए मोदी जी, बहुत दिनों तक आप राज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से एक बड़ा काम, एक मर्यादित काम, एक
एक सही काम जो कभी सरदार पटेल ने किया था आरएसएस पर बैन लगाने का, अगर वो करके जाएंगे तो शायद आपके पापों पर कोई ध्यान ना दे, भूल जाए और कम से कम इसी बात की प्रशंसा की चलो आरएसएस से तो इस देश को छुटकारा मिल गया, इतने बड़े कुकर्मियों से तो छुटकारा मिल गया, इस बारे में तो आपकी प्रशंसा देश करेगा ही करेगा अगर आप ऐसा करके जाएंगे। और मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा ही कीजिए। निश्चय ही आपकी आत्मा आपको कचोट रही होगी, आपको आवाज दे रही होगी। अगर उसे मारकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो बैठे रहिए, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि बनता तो है इस्तीफा आपका इसके बाद, लेकिन जाते जाते आप अगर आरएसएस पर बैन लगा के जाएंगे तो शायद देश का कुछ आगे भला हो सके और इस तरह के युवाओं की बर्बादी ना हो सके जो अपनी औरतों से तो भाग जाते हैं और अपने आसपास के पुरुषों को ही औरतों की तरह यूज करते हैं। कितना गलत है, कितनी घृणास्पद बात है। मैं कोई फोटो नहीं डाल रहा हूं, मीडिया में, सोशल मीडिया में दुनिया भर के मौजूद हैं, मैं नहीं डालता, मैं जानता हूं मुझ पर बहुत से प्रतिबंध हैं, लेकिन मेरे सवाल आप तक पहुंच रहे हैं। अच्छा यही होगा कि आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा देने से पहले आरएसएस पर बैन लगाइए और जाइए। मार्गदर्शक मंडल में जाना है तो जाइए, या गुजरात जाना है तो जाइए। जिस धर्म को आप छोड़कर आए हैं उसे पूरा कीजिए।